हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल नोज एग्जाम स्टडी। अगर आप लोगों को पीछे की वीडियो देखनी हो तो आप इस चैनल पे साइंस की नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास का 9th चैप्टर। इसमें अपन ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के अवतल दर्पण से बनने वाले बिंब तथा प्रतिबिंब। अब अपन पढ़ेंगे, देखो, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा अपने प्रतिबिंबों का निरूपण। अपन को किसका यूज करना है, किरण आरेखों का। उनका उपयोग करते हुए गोलीय दर्पणों का बने प्रतिबिंबों का निरूपण, कि उनसे अपन बिंब और प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। देखो, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। अपन ने एक ही लाइन से सारे सीखे थे ना, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। एक ही लाइन से अपन ने बिंब तथा उनके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका साइज कितना होता है, ये सब अपन ने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। देखो, सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। अपन को क्या इधर क्या, देखो, अपन को एक लाइन बनानी है। पहले इस साइड क्या बनानी है अपन को, बिंब। आगे उसके क्या बनेंगे, प्रतिबिंब। और उस प्रतिबिंब को देख के अपने को ये पता करना है कि उसकी साइज कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरण की विशाल संख्या में सुविधा अनुसार कुछ को चुना जाता है। देखो, मान लो कहां से ये अपना अनंत पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारे किरणें आ रही है, अनंत किरणें आ रही है। और अपन को क्या करना है, उस अनंत किरणों में से अपन को कुछ रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे और उनसे बिंब के प्रति जो प्रतिबिंब बन रहा है उनको अपन को अलग करना है और उसके बाद उसकी प्रकृति को निर्धारित करना है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना है। दो किरण क्यों होनी चाहिए, क्योंकि एक किरण समानांतर आएगी तो वो परावर्तित होकर वापस उसके फोकस बिंदु से जाएगी जहां पे वो उसको प्रतिच्छेदित करती है। देखो, जैसे ये कोई अपने पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ M और N, तो यहाँ से कोई भी किरण आ रही है, ये किरण बहुत सारी किरणें आएंगी ऐसे, जो भी समानांतर आएंगे वो हमेशा ध्यान रखना। बीच में अपन को पहले क्या बनाना है, ये P अपना मुख्य X, फिर इसका फोकस बिंदु और उसके बाद इसकी वक्रता केंद्र। तो जो भी किरण समानांतर आएंगी वो हमेशा परावर्तित होकर कहां से जाएंगी, इसके मुख्य फोकस से। ये इनके रूल्स होते हैं। जब अपन किरण से ये आरेख बनाते हैं तो ये रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। देखो, यहाँ से वो अनंत किरणें आएंगी और वो किरणें परावर्तित होकर कहां से निकलेंगी, इसके मुख्य बिंदु F से, ऐसे। तो अपने को क्या करना है, दो किरण तो अपन को लेनी ही लेनी है, क्योंकि एक से अपन बिंब बना रहे हैं और दूसरे से उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जैसे ये किरण आई, यहाँ से जो किरणें समानांतर आएंगी वो हमेशा परावर्तित होकर क्या हो जाएंगी, आपसे प्रतिच्छेदित करती हुई निकलेंगी। और जो किरणें F से आएंगी वो परावर्तित होकर समानांतर हो जाएंगी। और जो C से आएंगी, वक्रता केंद्र से आएंगी, वो परावर्तित होकर वापस C से चली जाएंगी। तो देखो, ये किरणें ऐसी होंगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। हमें दिशा पता होगा, उसकी दिशा अगर हमें पता होगी तो अपन उसे उसका प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है और प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किन्हीं भी दो किरणों पर विचार करना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कम से कम दो किरणें होनी चाहिए, ताकि जिससे हम बिंब के प्रतिबिंब को बना सके और उस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका भी निर्धारण कर सके।
आगे देखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, जैसे ये किरण आ रही है अपनी, ये कौन सा है? अवतल दर्पण। ये दर्पण कौन सा है अपना? अवतल दर्पण। और ये दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। तो देखो, ये किरणें जो समानांतर आ रही है, ये यहाँ से परावर्तित होकर कहाँ जा रही है? इसके मुख्य बिंदु अक्ष से, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। ये इधर वाले जितने भी डायग्राम बने हुए हैं, जितने भी चित्र बने हुए हैं, सारे किसके हैं? अवतल दर्पण के। ये किसके हैं? उत्तल दर्पण के। तो पहले अपन देखेंगे अवतल दर्पण के और उसके बाद अपन देखेंगे उत्तल दर्पण के। अब देखो कि जो किरण समानांतर आ रही है, अवतल दर्पण में जो किरण समानांतर आएगी वो हमेशा परावर्तित होकर कहां से निकलेगी? फोकस बिंदु से। अपन ने एक रूल पढ़ा था परावर्तन के नियम में कि कोण I इज इक्वल टू कोण R। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो ये नियम यहाँ भी फॉलो हो रहा है। ये यहाँ पे आपतन कोण है I, इसके साथ एक अभिलंब बनेगा इनके बीच में, I और R के बीच में। तो I कोण अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो R भी कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का बन रहा है तो ये भी कितने का बन जाएगा? 60 डिग्री का। कहने का मतलब क्या है कि आपतन कोण के बराबर क्या हो रहा है? परावर्तन कोण। तो यहाँ से देखो पहला रूल अपन ने फॉलो कर लिया कि जो किरण समानांतर आ रही है वो परावर्तित होकर कहां से निकल गई? अब मुख्य बिंदु फोकस से। दूसरा रूल क्या है? देखो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। देखो एक दूसरे के विपरीत है। ये जो समानांतर आ रही है वो परावर्तित होकर कहां से गुजर रही है? फोकस बिंदु से। और जो फोकस बिंदु से आएगी वो परावर्तित होकर क्या हो जाएगी? समानांतर। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत। बस आपको सिंपली इतना ध्यान में रखना है कि जो समानांतर आएगी वो फोकस से निकलेगी और जो फोकस से आ रही है वो परावर्तित होकर समानांतर हो जाएगी। ऐसा ही सेम उत्तल दर्पण में होता है, बस दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सामने बनते हैं और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं, क्योंकि उनका अपन आभास करते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते, बस उनका आभास करते हैं। इसलिए हमेशा उत्तल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी तथा सीधे होते हैं, लेकिन अवतल दर्पण से जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक तथा सीधे होते हैं। ये देखो चित्र 9.4 इसमें दिखा रखा है, ये जो अक्ष से आ रही है वो परावर्तित होकर कहां गई? समानांतर। और जो समानांतर आई थी वो परावर्तित होकर कहां चली गई? मुख्य बिंदु अक्ष से। ऐसे ही सेम देखो उत्तल दर्पण में ये किरण यहाँ से आपतित हो रही है, आने वाली किरण को अपन क्या बोलते हैं? आपतित किरण। देखो आपतित, आ से मतलब आना, जो किरण आ रही है उसका नाम क्या है? आपतित किरण। और परावर्तित किरण, परावर्तन के पश्चात किरण कैसे बन जाएगी? परावर्तित किरण। तो ये यहाँ से आई, आने के बाद ये सीधी नहीं जाएगी, यहाँ से परावर्तित होकर कहां से निकलती है? ऐसा अपन आभास करते हैं, इसलिए यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेंगे उत्तल दर्पण से वो कैसे होंगे? आभासी। सेम ऐसा ही इसमें, अगर कोई किरण अक्ष से आ रही है तो वो परावर्तित होकर क्या हो जाएगी? समानांतर। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। ये देखो अपन ने पीछे वाले वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में
अवतल दर्पण के बिंब तथा प्रतिबिंब पढ़े थे, तो उसमें पढ़ा है ना कि जो वक्रता केंद्र से आएगी वो किरण परावर्तित होकर किससे जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। इसीलिए इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो ऑब्जेक्ट के समान बनता है, मतलब बिंब के समान बनता है, और उसकी साइज कैसी हो जाएगी, समान होगी, क्योंकि जहां से किरण आ रही है परावर्तित होकर वापस भी उसी बिंदु से जा रही है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी साइज क्या रहेगी, जितना बिंब था उतना ही प्रतिबिंब, मतलब एक दूसरे की साइज बराबर रहेगी। और इसका प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक तथा सीधी। ये आपको ध्यान रखना है, जितने अवतल दर्पण में आगे की तरफ जो बनेंगे वो सारे सीधे तथा वास्तविक होंगे, लेकिन जो दर्पण के पीछे चला जाएगा वो एक कंडीशन अपन को फॉलो करनी पड़ती है, वो आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। देखो ये अपने उत्तल दर्पण के डायग्राम है और ये अवतल दर्पण के। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती है। ये आपने परावर्तन के नियम में क्या पढ़ा था कि जो आपतित किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात वापस जब जाती है तो बीच में एक अभिलंब बनता है, लेकिन इसमें क्या होगी, ये उसके अनुदिश आती है, इसीलिए वापस भी वहीं से चली जाती है। सेम ऐसा ही किसमें है, उत्तल दर्पण में। ये देखो यहाँ से आगे जो डॉट डॉट लाइन दिखा रखी है, इसका मतलब क्या है कि ये हमें आभास होता है कि ये आगे जाके सी पे प्रतिच्छेद करती है। ये अवतल दर्पण और ये अपना उत्तल दर्पण। सेम आपको वो ही लिखना है, पहले जो अपर्चर दिखाई दे रहा है ये मुख्य अक्ष, फिर फोकस बिंदु और फिर वक्रता केंद्र। ये वाली जो आपतन किरण है उसको अपन किससे दिखा रहे हैं, आपतन किरण से जो कोण बन रहा है उसको किससे निरूपित करेंगे, आई से। जो परावर्तन से कोण बन रहा है उसको अपन किससे निरूपित करेंगे, आर से। तो ये जो परावर्तन का नियम है, ये जितने भी बिंब तथा प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे परावर्तन के नियम को फॉलो करते हैं, सारे ही परावर्तन के नियम के अनुसार बनते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों ही एक तल पे हैं। दोनों नियम याद है ना। पहला नियम क्या था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों ही एक बिंदु या एक ही तल पर होते हैं। ये जितने भी अपन ने बिंब पढ़े हैं, प्रतिबिंब पढ़े हैं, वो सारे परावर्तन के नियम के अनुसार बनाए हैं। अब देखो अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। क्यों? क्योंकि आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु ये दिखाई दे रहा है, आपतन बिंदु मतलब जहां से ये दोनों मिलती हैं, जिस बिंदु पे ये दोनों मिलती है उसको अपन क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है, क्योंकि आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान शैडो आपतन कोण के मान के बराबर होता है, और ये परावर्तन का पहला नियम है। फिर अपने किससे देखो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, इसके आगे क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इनकी स्थिति एक ही लाइन से अपन ने सीख ली थी, तो वो लाइन आपने दोबारा ड्रॉ करो। बीच में हम क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष P, फिर फोकस दूरी और वक्रता केंद्र और उसके बाद अनंत। सेम ऐसे ही क्या करना है यहाँ पे भी, अब फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और अनंत। अब देखो
यहाँ पे कोई भी बिंब किस पे रखा है, अनंत दूरी पे। नीचे लिख रखा है ना कि अगर अपन बिंब अनंत दूरी पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये अपने को ध्यान में है, ये क्या है आपका अनंत। अनंत को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस पे बनेगा, अप पे। देखो यहाँ से इस साइड अपन क्या लिखेंगे, बिंब, और इस साइड अपने क्या बनेंगे, प्रतिबिंब। ये लाइन आपको सबसे पहले ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं कि बनने वाले प्रतिबिंब का नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी साइज कैसी है, और बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं और सारे आरेख आपको बना के अपने नोटबुक में ड्रॉ करके देखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, बिंब। बिंब कहाँ है, कोई अनंत दूरी पे रखा हुआ है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा था अभी नियम में कि जो किरण समानांतर आएगी वो परावर्तित होगी कहाँ से जाएगी, एफ पे। तो यहाँ से फिर किरण आई समानांतर होगी वापस कहाँ पे गई, एफ पे। तो यहाँ से देखो ये जो डॉट लाइन स्ट्रक्चर बन रही है, तो यहाँ से अपन सारी चीजें बता सकते हैं कि अगर बिंब कहाँ पे रखा हो, अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। और उसकी साइज कैसी होगी, बिंदुवत। ये देखो यहाँ जो बिंदु है तो ये उसकी साइज कैसी हो जाएगी, बिंदुवत। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जो वास्तविक है वो हमेशा उल्टे होंगे और जो आभासी है वो सीधे रहेंगे। ये मैं आपको रटवा दूंगी, क्योंकि इसी वीडियो में मैं कम से कम 10 या 20 बार तो आपको ये बता ही दूंगी। ठीक, देखो अब बी वाला देखो, अपन ने दूसरा कंडीशन क्या पढ़ी थी, सी से परे। पहले वाले कहाँ रखा, अनंत पे। दूसरी अपनी कंडीशन कहाँ रखी, ये सी है अपने वक्रता के अंदर, इससे परे, इससे थोड़ा सा दूर रखा हुआ है अपना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से अपने पास क्या है, समानांतर किरण। ये परावर्तित होकर कहाँ से निकल रही है, मुख्य बिंदु एफ से। अब यहाँ से देखो ये दूसरी अपन ने क्या पढ़ी थी कि जो सी के आई, जो वक्रता केंद्र से किरण आएगी वो वापस भी कहाँ से प्रतिच्छेद करेगी, वक्रता केंद्र से। और अपन को बिंब तथा प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रेखाएं होनी जरूरी है। तो देखो ये अपने पास समानांतर रेखा होगी, परावर्तित होगी, कहाँ चली गई है, मुख्य बिंदु एफ से। अब ये सी से आ रही है तो वापस में कहाँ से जा रही है, सी से। यहाँ ये अपने पास क्या है, बिंब, और ये क्या बन गया उसका, प्रतिबिंब। ये वाला ये देखो, तो ये कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा। अब देखो अगर दूसरी कंडीशन अपने पास क्या है कि हमने बिंब को कहाँ रखा, सी से परे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ है, एफ और सी के बीच में। पहले वाला कहाँ था, एफ पे, तो दूसरा अपना कहाँ बन जाएगा, एफ तथा सी के बीच में। तो ये देखो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, सी तथा एफ के बीच में बन रहा है ना। तो अपनी जो लाइन अपन ने ड्रॉ की है, इस लाइन से आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मींस जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं उनकी साइज भी बता सकते हो, उनकी प्रकृति भी बता सकते हो। बस सबसे पहले आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे आप आराम से उसको कर सकते हो। और इसी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट, ये नहीं सारे चैप्टर देखने के लिए इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना है। देखो थर्ड कंडीशन देखो अपनी, ये पहली होगी, ये दूसरी और ये तीसरी। अपन ने क्या पढ़ा कि बिंब अपन कहाँ रखे, सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। तो अपना प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे। तो ये यहाँ से देखो ये लाइन अपनी समानांतर है, परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, मुख्य बिंदु एफ से। और यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, ये बिंब। सेम ऐसे ये लाइन क्या है,
किसकी हो जाएगी, प्रतिबिंब की। और बिंब अगर सी पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पे। साइज कैसी होगी, समान, तो कृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक तथा उल्टा। अब फोर्थ कंडीशन अपनी क्या है, अब कहाँ रखना है अपन को, सी तथा एफ के बीच में। ये क्या रखा अपन ने, बिंब। बिंब कहाँ रखा है, सी तथा एफ के बीच में। ये देखो रखा हुआ है ना। ये अपने को मेन सबसे पहले जब भी आप ये डायग्राम या किरण आरेख बनाने शुरू करोगे तो आपको क्या बनाना है, एक परावर्तक पृष्ठ बनाना है और बीच वाली लाइन हमेशा सबसे पहले ड्रॉ करनी है, जिसपे मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत वाली सारी चीजें अपन को उसमें लिखनी है। अब देखो ये लाइन जो सी से जा रही थी वो परावर्तन के पश्चात वापस कहां से आती है, सी पे। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, भाई हमने बिंब कहां रखा है, सी तथा एफ के बीच में। तो यहाँ पे आगे ये कहां चला गया, सी, तो यहाँ आगे की तरफ करेंगे ना तो सी से थोड़ा परे बन जाएगा। ये अपने क्या है, सी, तो ये यहाँ हो जाएगा सी से थोड़ा सा पे। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अब सी पे इनकी जो साइज होती है वो बराबर हो जाती है और सी से आगे क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा। पहले बिंदुवत था, फिर थोड़ा छोटा हुआ और सी में बराबर हो गया, अब ये बड़ा होता जाएगा। तो इसको आप बड़ा भी लिख सकते हो और विवर्धित भी लिख सकते हो। तो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा हो जाएगा, बड़ा। किससे बड़ा, बिंब से बड़ा होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा। और साइज कैसी रहेगी, बड़ी, क्योंकि ये बिंब से क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा। अब देखो अगर कोई भी बिंब अपन कहाँ रखते हैं, अनंत पे, तो उसकी जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो किस पे बनेगा, फोकस पे। ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन ने कहाँ रखा है बिंब को, फोकस पे रखा है, तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे। और वो कैसा बनेगा, लार्ज, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बनने वाला जो बिंब होगा वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। और लास्ट जो अपन पढ़ते हैं कि अपना जो हम किस पे रखेंगे, आपसे थोड़ा सा परे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनेगा तो वो कैसा होगा, आभासी तथा सीधा। अब देखो 9.1 अपन ने अच्छी तरह से पढ़ी है, उसमें जितने भी बिंब दिए गए हैं, बिंब की प्रत्येक स्थिति के लिए स्वच्छ किरण आरेख बनाने हैं। आपको अपने नोटबुक लेनी है और उसमें उसके अकॉर्डिंग जो उसमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको किरण आरेख बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, किरण आरेख बनाने के लिए आपके पास कम से कम 2 रेखाएं होनी जरूरी है। क्योंकि 2 रेखाएं होनी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो अपन बिंब का प्रतिबिंब नहीं बना सकते। जब किरण समानांतर आएगी वो परावर्तित होगी, वापस फोकस बिंदु से जाएगी, अपन सी से जा रही तो वो वापस परावर्तित होकर सी पे आ रही। इस तरह से वो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद करने से उनके प्रतिबिंब बनते हैं जिनका अपन आरेख बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी जो 9.1 वाली सारणी है उसमें 6 कंडीशंस दी गई है कि अगर अपन ने बिंब कहाँ पे रखा, आप पे रखा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस में बन रहा है। वो सारी एक लाइन से अपन ने समझी थी, वो लाइन पहले वो लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको किरण आरेख बना के देखने। अब देखो अवतल दर्पणों के उपयोग। अब अपन 2 दर्पण पढ़ रहे, एक अवतल और एक उत्तल। दोनों में बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, अवतल में 1 2 3 4 4 अक्षर है और उत्तल में 3 अक्षर है। तो मतलब अवतल दर्पण हमेशा चीजों को बड़ा
जाएगा। अब देखो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पुट होता है, इसके यूजेस पूछे जाते हैं कि इसके उपयोग क्या है, तो आपको ये भी याद करने हैं। देखो बोर्ड में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप चैप्टर देखते रहना, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी, और उसमें से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं बोर्ड में, वहां से क्वेश्चन आएंगे, आपको लर्न करके रखने, आप इनको याद करोगे, ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग, ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उनके आप हेडलाइन कर लेना, अब या अपनी नोटबुक लेके उसमें नोट कर लेना, ताकि एग्जाम टाइम में आप इनका रिवीजन अच्छे से कर सको। सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट का वायनों के अगर दीपकों के वे प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सेविंग दर्पण में। और जो दंत विशेषज्ञ, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि दंत विशेषज्ञ अपने मरीजों को देखने के लिए कौन से मिरर का, कौन से दर्पण का यूज करते हैं, तो क्या आएगा, अवतल दर्पण। मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर बढ़ियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कल हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर